बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार का आदमी और पाकिस्तान में सियासी माहौल अचानक गर्म हो गया है। ये माहौल क्यों गर्म हुआ है? हुकूमत के अपने ही लोग एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था क्यों नजर आते हैं, इस पर बात करेंगे। मगर एक बड़ी खबर जिसने पूरे पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को हिला कर रख दिया है, और अगर वो खबर सच है तो फिर ये बहुत बड़ी खबर है, और अगर ये खबर गलत है तो भी बड़ी खबर है। ऐसा बहुत कम होता है कि गलत खबर भी बड़ी खबर समझी जाए। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको ज़रा आगे चल के तफसील से बताते हैं। सोशल मीडिया पर ये खबर कई घंटों से ज़ेरे गर्दिश है। बहुत से व्लॉगर यूट्यूबर इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन इसकी अभी तक सरकारी सतह पर कोई तरदीद नहीं आई। ज़राए के हवाले से बहुत सी बातें की गई हैं, लेकिन खबर बहुत बड़ी है। और वो खबर ये कि इसराइल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को एलिमिनेट करने या कत्ल करने की मनसूबाबंदी की, और ये सब कुछ उसने पाकिस्तान के दौरा जिनेवा के दौरान करना था। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को भनक मिल गई, और उसके बाद इसराइल को सख्त पैगाम दिया गया कि अगर उल्टी सीधी हरकत की तो इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। अब जिस सोर्स से खबर आई है वो बुनियादी तौर पर पीटीआई के बहुत करीब समझा जाता है। मारियो नोफल, जो कि बहुत ही मशहूर यूट्यूबर है और सोशल मीडिया पर अक्सर आपको वो पॉडकास्ट करते हुए नज़र आते हैं। हाँ, सबके बच्चों के, उनकी अहलिया के कई बार इंटरव्यू कर चुके हैं। तो उनके बारे में समझा ये जाता है कि वो तहरीक इंसाफ के बहुत करीब है। जमायमा खान के साथ उनका खासा ताल्लुक़ है। तो पहली बात तो ये कि जो खबर के सोर्सेज हैं वो ज़्यादा मोतबर नहीं है। इनमें मारियो नोफल के अलावा वो रिपोर्टर भी है जिन्होंने खबर फाइल की है। तो अब जो खबर सामने आई है वो ये कि पाकिस्तान ने इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी दी है। तो ये बात ज़्यादा गलत नहीं है। पाकिस्तान ये काम आसानी से कर सकता है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और इसराइल हमारे निशाने पर है। कोई भी किसी गलत फहमी में ना रहे कि पाकिस्तान इसराइल को एलिमिनेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये खबर गलत है तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान और इसराइल को मद्दे मुकाबल लाने की साजिश शुरू हो गई है। तो इसलिए मैंने कहा फिर भी बहुत बड़ी खबर है। इसराइल के बारे में पहले दुनिया जानती है कि वो एक ही मुल्क से खार खाए बैठा है, पाकिस्तान, और वो नहीं चाहता था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर हो, जंग बंद हो, माहिदा हो। लेकिन पाकिस्तान ने ये सब कुछ कर दिखाया है। तो लोग आसानी से इस बात को डाइजेस्ट कर सकते हैं कि इसराइल पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत को निशाना बनाने का सोच सकता है, मनसूबाबंदी कर सकता है, क्योंकि इस किस्म के घटिया काम वो पहले भी कर चुका है। जिन लोगों ने ईरान की पूरी क़यादत को शहीद कर दिया, एक बार नहीं 2 मरतबा हिजबुल्लाह के रहनुमाओं को मार दिया, उनसे कुछ भी बैद नहीं है। इसराइल खुद भी कह चुका है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अमेरिका और इसराइल के दरमियान फासले पैदा कर दिए हैं। तो खबर की जो ग्राउंड है वो तो बड़ी ठोस है। यानी इसराइल ऑलरेडी पाकिस्तान के हाथों बड़ा तंग है। जहाँ तक ये मामला कि पाकिस्तान की आदत को टारगेट कर सकते हैं, तो इस बात का उन्हें भी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो इसका जो रद्द-ए-अमल आएगा शायद इसको वो अफोर्ड ना कर सकें। अब रियासत मुखालिफ अनासर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास इसराइल तक मार करने के लिए सलाहियत ही नहीं है, इसराइल बड़ी दूर है। तो उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के अंदर भी बैठा है, पाकिस्तानी फ़ौज भी वहाँ मौजूद है, पाकिस्तानी तैयारे भी मौजूद है। तो इसराइल हमसे इतना ही नज़दीक है जितना कोई और मुल्क है। इसराइली पाकिस्तानी क़यादत को टारगेट करने की इससे पहले भी साजिशें कर चुके हैं, और वो साजिशें पकड़ी जा चुकी हैं, नाकाम बनाई चुकी हैं। तो अब अगर कोई इस तरह की खबर सामने आई है तो वो उन्हीं साजिशों की, उन्हीं मंसूबों की बुनियाद पर तैयार की गई है, या इसमें कोई हकीकत भी है। लेकिन अभी तक चूँकि सिक्योरिटी इदारे इससे डिनाई कर रहे हैं, तो ऑफिशियल अभी तक कोई स्टेटमेंट ऐसा सामने नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि ऐसी कोई मनसूबाबंदी या साजिश नहीं हुई, या पाकिस्तान ने कोई जवाबी धमकी नहीं दी। बहुत से लोग वो तस्वीर रीशेयर कर रहे हैं जो मैंने पिछले प्रोग्राम में शेयर की थी, शहबाज शरीफ की, बड़े टेंस नज़र आ रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि उनको इस बात की फ़िक्र थी कि ईरानी नाराज़ होकर चले गए हैं। लेकिन अब बाद लोगों ने उन तस्वीर को इस सिचुएशन के साथ जोड़ दिया है कि शहबाज शरीफ इसलिए टेंस थे कि इसराइल ने धमकी दी थी
या इसराइल कुछ करने वाला था और पाकिस्तान ने जवाबी धमकी दी थी। तो मेरा ख्याल है कि एग्जैजरेशन है। जनरल आसिम मुनीर की भी तस्वीर दिखाई गई हैं जिसमें वो दोनों हाथ बांध के खड़े हैं और वो भी किसी हद तक टेंस नज़र आते हैं। तो मेरे नज़दीक तो मामला अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का था, और जब मुज़ाकरात के अंदर अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है, कतर का प्राइम मिनिस्टर है, तो इसराइल के लिए इतना आसान नहीं था पाकिस्तान को टारगेट करना। और पाकिस्तान को पहले भी इस किस्म की थ्रेट्स हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को टारगेट करना होता और उसके पास कोई ऐसी सलाहियत होती तो फील्ड मार्शल साहब तो ईरान गए, बनफ़से नफीस गए, कई दिन वहाँ पे मुकीम रहे, और ईरान तो इसराइल की निशाने पर है। तो इसराइल की इतनी हिम्मत नहीं है, तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल पर हमले के लिए जो जुर्रत हिम्मत दरकार है वो इन यहूदियों में नहीं है। तो अब सोशल मीडिया पर जो ज़ेर गर्दिश वीडियो है जिसमें इस बात का इंकशाफ किया गया, उसमें एक सहाफ़ी हैं जिनका नाम पीप अस्कोबार है। ये ब्राज़ीलियन है जिसने ज़राए से खबर दी है कि इसराइली वज़ीर नेतन्याहू ने बराह रास्त अहकाम दिए थे कि मोसाद स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को टारगेट करे और उन पर अटैक करे। तो चूँकि पाकिस्तान को इल्म हो गया इंटेलिजेंस एजेंसियों को, तो पाकिस्तान ने एक सालिस मुल्क गालिबन अमान के ज़रिए इसराइल को इंतहाई सख्त और बिलावास्ता पैगाम पहुँचाया। पाकिस्तान का जवाब इंतहाई दो टोक था कि अगर हमारे वफद को छूने की कोशिश की तो तुम्हें दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। Pakistan off the map? No, it was the opposite, Mario. Basically, the short story is Pakistani military intel, they intercepted ultra credible information that the Mossad was preparing under orders by Netanyahu an assassination attempt against Asim Munir and maybe the rest of the Pakistani delegation going to Switzerland. So the Pakistanis sent a direct message via the usual intermediaries. I would bet it would be Oman in this case, directly to Israel saying, if you touch our delegation, we're going to wipe you off the map. Period. तो ये बड़ा सनसनीखेज दावा है, और मारियो नोफल जो है वो अमूमन गलत खबरें नहीं देते। कभी कभी व्यूज़ के लिए इस किस्म की खबरें भी सामने आती हैं। तो फिलहाल कोई मुस्तनद या कोई बाकायदा सफारती रिकॉर्ड सामने नहीं आया। तो बाज़ राय ने पाकिस्तानी हुकूमत के तर्जमान के हवाले से रिपोर्ट किया है कि उन्होंने कहा कि इसराइल की जरूरत नहीं पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखी, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो ये जो ब्राज़ीली सहाफ़ी है ये वैसे मुस्तनद सहाफ़ी है, ये यूरेशिया, मशरक़ वस्ता और वस्ती एशिया के मामलों पर बड़े अरसे से रिपोर्टिंग करता आया, और 9/11 के वाक़ये से कबल अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो ज़मीनी सूरत हाल थी उसकी ये कवरेज करता पाया गया। कुछ कंट्रोवर्सी भी उससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर उसकी खबरें पूरी दुनिया के अंदर रिपोर्ट हुई हैं। तो बहरहाल ये खबर बड़ी डेंजरस है, और अगर इस खबर में ज़रा सी भी सच्चाई है तो इसका मतलब ये कि साजिशी अनासर ने पाकिस्तान और इसराइल को आमने सामने लाने की कोशिश शुरू कर दी हैं, और पाकिस्तान को इसकी कोई फिक्र नहीं है। पाकिस्तान ने जो करना था वो कर दिया। लेकिन अगर इसराइल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहासमत या मुहाजराई पर उतर आता है, क्योंकि उसको एक दुख तो ये ना कि अमेरिका उससे दूर हो गया, तो फिर उसके लिए और बड़ा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से। अचानक पाकिस्तान की पार्लियामेंट एक्टिव हो गई है, तो बहुत से लोग परेशान हो गए हैं कि ये क्या शुरू हो गया। एकदम पार्लियामेंट के अंदर जमहूरी माहौल नज़र आ रहा है। हमारे वैसे भी हर चीज़ को शक की निगाह से देखने की आदत है, लेकिन हुकूमत, अपोजिशन, इत्तेहादी सभी एक दूसरे के ऊपर बरस रहे हैं और खुल के बरस रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनके सामने स्पीकर महमूद अचकज़ई पे बरस रहे हैं, बिलावल भुट्टो ख्वाजा आसिफ पे बरस रहे हैं, और फजलुर रहमान हुकूमत पे बरस रहे हैं। तो अपोजिशन समेत यानी पीटीआई का भी एक रोल नज़र आता है। और सिर्फ यही नहीं कि स्पीकर कौमी असम्बली बोल रहे हैं, पंजाब असम्बली के स्पीकर भी बोल रहे हैं। तो काफ़ी अरसे से चूँकि हमने पार्लियामेंट का ये माहौल देखा नहीं, और जमहूरियत तो इस मुल्क में उसकी शक्ल ही बिगड़ चुकी है।
खान साहब ने ऐसा हाइब्रिड निज़ाम इस मुल्क के अंदर इंट्रोड्यूस कराया कि हमारी जान ही नहीं छूट रही। तो आपने एक मुहावरा नोट करना है, पंजाबी का मुहावरा है, डिग्गा खोते तो गुस्सा कमियार थे, यानी गिरा गधे से और गुस्सा गधे के मालिक पे यानी कुम्हार पे। तो लगता यूं है कि बिलावल को अपने अब्बा की बेइज्जती का गुस्सा आया। तो एक रोज़ कबल जब ईरानी वज़ीर पाकिस्तान आए तो उनके इस्तकबाल के लिए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सभी मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर ने एक छतरी पकड़ी और वो छतरी उन्होंने अपने सर के ऊपर तानी, करीब जरदारी साहब थे तो उनके ऊपर तानी। जब उनके ऊपर तानी तो जरदारी साहब ने वो छतरी उनसे लेने की कोशिश की, तो शहबाज शरीफ साहब ने उनको छतरी नहीं दी, ना जरदारी साहब को दी और ना ही प्रोटोकॉल का ख्याल रखा। वो जरदारी साहब से 2 कदम आगे निकल गए। जज्बाती हो रहे थे, चाचू ने काम बड़ा किया तो जज्बाती होना फितरी सी बात है। तो इसका गुस्सा तो पूरी पीपल पार्टी को कल से आया हुआ। कल से पीपल पार्टी तवे पर बैठी हुई है और वो कह रहे जरदारी की बेइज्जती हो गई है। सदर के ओहदे की तकरीम नहीं की गई तो आज पार्लियामेंट के अंदर बिलावल भुट्टो ने भड़ास निकाली। पहले ख्वाजा आसिफ की क्लास ली, ये को वजीर है जो रावला कोट वालों को कश्मीरी नहीं समझता और शर्मिंदा भी नहीं होता। ये बयान आग पर तेल डालने के मुतरादिफ है। फिर उन्होंने एक और वजीर का कहा कि वो कहता है महाजरीन की 12 नशिस्तें तो हम जेब में रखते हैं, ये भी साजिशी रंग है। प्राइम मिनिस्टर को मुखातब कर कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने वजीरों को कंट्रोल करें, यानी पाइन अपने बंदियों को संभाल के रखो। इसके बाद फिर वो MQM पर चढ़ दौड़े कि MQM जानबूझ के गलत बयानी कर रही है, ये वफाक से हक लेने की बजाय सिंध से हक लेना चाहती है। अगर हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म उनके वज़रा आपके मुतालबा नहीं मान रहे, सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो आखिर कब तक इस लॉलीपॉप पर चलेंगे? निकल जाए वफाकी हुकूमत से। आपके लिए कराची ज़्यादा अहम है या वजारतों की कुर्सियाँ? सिंध पर तनकीद करते हुए आपको बड़ा मज़ा आता है, मगर पंजाब, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए जाते, उस पर क्यों नहीं बोलते? तो अब ये वज़ीर को कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि उसके बाद फिर इनकी वापसी नहीं हो सकती थी। जिस तरह वज़ीर ने मौलाना फजलुर रहमान के बारे में कहा कि इनकी मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो तन्हाई में, अलहदगी में बातें हुई हैं वो उनके साथ कब्र तक जाएंगी, यानी वो ये बातें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो सब परेशान हो गए कि शहबाज शरीफ से ऐसी कौन सी बात मौलाना ने शेयर कर दिया। मौलाना भी खड़े हो गए, दलेर आदमी है। उन्होंने कहा कि मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि आपने वो बातें जो मुझसे की हैं, मैंने आपसे की हैं, वो आप बता दें। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आपकी इस इजाज़त का मैं बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। अगर मैंने वो बातें कर दी तो बात बड़ी दूर तक निकल जाएगी, यानी वापसी नहीं हो सकेगी। तो ऐसे बिलावल भुट्टो साहब ने किया। अगर वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते बराह रास्त तो बात बड़ी दूर तक निकल जानी थी। अब पीछे तो डायरेक्टर अब्बा जान थे, तो उन्होंने समझा बुझा के भेजा था कि कहना तीनू तो सुनाना नूनू, लेकिन MQM ने उनकी छितरौल कर दी। जब उन्होंने कहा कि मेरा मुतालबा है पूरे पाकिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात कराएं, लाहौर, इस्लामाबाद में भी कराएं, नून लीग जो है पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं कराती और MQM इस पर बात ही नहीं करती। जैसे कि सिंध में बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम है, जहाँ भी पार्टी होती है वहाँ पर बल्दियाती निज़ाम बड़ा कामयाब होता है। हम बल्दियाती इंतखाबात कराते हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान में भी कराएंगे। तो उस पर फ़ारूक सत्तार साहब ने कहा कि जी स्पीकर साहब, आप भी बल्दियाती इंतखाबात लाजमी कराएं ताकि आप लोग भी काला सूट पहने और बालों में जेल लगाएं। तो बिलावल भुट्टो भड़क गए। उन्होंने कहा ये मुझ पर ज़ाती अटैक किया गया, आप नोटिस लें जनाब स्पीकर। तो स्पीकर ने कहा कि मुझे तो समझ में नहीं आई कि ये कौन सा अटैक है। पहले फ़ारूक सत्तार साहब आप हमें ये बताएं कि ये तंज था, ये आपने कोई टॉन्ट किया है, अगर किया है तो फिर माफ़ी मांगें। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब खड़े हो गए। उन्होंने कहा जनाब स्पीकर साहब, आप फ़ारूक सत्तार को छोड़े, मैं बताता हूँ। सिंध में बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम कायम है और इसके समरात ये है कि कराची में पानी तक नहीं आता, इसलिए लोग काले कपड़े पहनते हैं ताकि गंदे ना हो। बालों को इसलिए जेल लगाते हैं ताकि पानी की कमी की वजह से रोज़ाना नहाना ना पड़े। तो समझा मैंने दिया है, माफ़ी अब फ़ारूक सत्तार साहब मांग ले। तो इनकी इस बात पर पूरा हॉल कहकों से गूंज उठा और बिलावल के चेहरे पे शर्मिंदगी, क्योंकि बिलावल साहब तो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे कि कहीं भी बल्दियाती निज़ाम नहीं है और हमारे यहाँ है तो उस पर तनकीद की जाती है।
दूसरा, उन्होंने ख्वाजा आसिफ से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया आज़ाद कश्मीर के मामले पर, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और उन्होंने कहा कि मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने कश्मीरियों के हवाले से जो बयान दिया वो खासा मुतनाज़ा बयान है। उन्होंने कश्मीरियों की बाइफर्केशन कर दी कि ये कश्मीरी है, ये पोठोहारी है, रावला कोट कश्मीर का हिस्सा नहीं था, बाद में मिला। कुछ लोग कश्मीरी बोलते हैं, कुछ डोगरी बोलते हैं, कुछ पंजाबी बोलते हैं, तो ये सब अलग अलग लोग हैं। तो रावला कोट वाले तो बिल्कुल कश्मीरी नहीं हैं। तो वैसे ख्वाजा साहब भी बाज नहीं आते, कभी कभी वो बड़ी बोंगी मारते हैं। वो जस्टिफाई कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे, आज फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने मौके पे खड़ा हूँ। तो वो तारीख निकाल निकाल कर हमें बता रहे हैं। तो हो सकता है वो सही हो, लेकिन ये मौका सही नहीं है। कश्मीरी जिस तरह हर्ट हैं, जिस तरह उनको कश्मीरी क़यादत ने मिसगाइड किया है, मिसलीड किया है, तो उनको संभालने की ज़रूरत है, उनको मनाने की ज़रूरत है। यहाँ काम उल्टा चल रहा है और यहाँ पे आप जले पे नमक छिड़क रहे हैं। और पीपल पार्टी जो ख्वाजा आसिफ को लताड़ रही है, वैसे बाइदा भी हुकूमत तो इनकी आज़ाद कश्मीर में है। तो इन्होंने क्या किया, इनकी हुकूमत के दौरान ये सारे मामला ख़राब हुए हैं, वरना इससे पहले तो कोई गड़बड़ घोटाला नहीं था। यानी एहतजाज हुआ, मुज़ाकरात हुए, बात मान ली गई, पीपल पार्टी को हुकूमत मिल गई, इन्होंने कहा बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ये सत्तू पी के सो गए और वहाँ पे लोगों को जो है वो भड़काया गया। देखिए, मैं इस बात के तो हक में हूँ कि कश्मीरी अगर पार्लियामेंट के अंदर जाएं और वो अपने लिए कोई तब्दीली लाना चाहते हो तो ले आए, लेकिन मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि आप बज़ौर ताकत डंडे के ज़ोर पर रियासत को आगे लगाएं और फिर तब्दीली लाने की बात करें। तो ये नहीं होना चाहिए। अब मैंने आपको खबर दी थी पिछले व्लॉग में, अवामी एक्शन कमेटी जो है वो ज़्यादा देर अब लॉन्ग मार्च और धरने पर रहेगी नहीं। और इधर मौलाना फजल रहमान ने उनको ये कहा कि आप कॉल ऑफ कर दें धरना, तो उन्होंने कर दिया। उन्होंने फौरी तौर पर वो मार्च मौखर कर दिया और ये कहा कि मुहर्रम के जो अयाम है उनमें अलामती धरना रहेगा और शटर डाउन जारी रहेगा। तो ये सारा कुछ जो है वो रावला कोर्ट के अंदर अंदर रहेगा। मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि वो इस बात का खैर मकदम करते हैं कि कालदम एक्शन कमेटी ने मुजफ्फराबाद की तरफ कल का मार्च मौखर किया है। मौलाना फजल रहमान का दावा ये कि उन्होंने कहा है तो ये मार्च मौखर हुआ। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो तो तैयार बैठे हैं और फिर उन्होंने मार्च तो करना ही नहीं, वो निकल नहीं पाएंगे वहाँ से। तो अब अच्छी बात है कि आज़ाद कश्मीर का मसला पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान के अंदर डिस्कस हो रहा है। तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट के अंदर कोई ना कोई इसका हल ज़रूर निकल आएगा। अगली खबर ये कि जनाब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत ज़मीन पर आ गई है, ज़मीन बोस हो गई है। यानी जो कीमत जंग से पहले थी वो कीमत अब चल रही है। खाम तेल कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 4 माह की कम तरीन सतह पर चली गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेंट क्रूड जो है वो 74.80 डॉलर फी बैरल पर ट्रेड करता रहा। बाद में ये मजीद गिरा और 73.8 पर ये बंद हुआ है। तो पहली मरतबा ब्रेंट क्रूड की कीमत 75 डॉलर फी बैरल से नीचे आई है। तो फरवरी के आखिर में जो अमेरिका ईरान कशीदगी शुरू हुई थी उसके बाद से ये गिरने वाली सबसे ज़्यादा बड़ी कीमत है। तो तेल की कीमतों में कमी की बड़ी वजह ईरान के तेल बेचने पर पाबंदी का खात्मा है। खलीजी ममालिक की जानिब से भी तेल की फराहमी तेज़ कर दी गई है, वो तो पहले रुके हुए थे। बाज़ कार्गो तो उन्होंने सस्ते दामों बेचे हैं, लेकिन एक खबर ये है कि जो कंटेनर है उन्होंने अपना किराया डबल कर दिया। पहले $1 लाख पर डे था, अब सुना है कि $1,90,000 कर दिया गया है। और इंडिया ने तो तकरीबन 10 गुना ज़्यादा कीमत देकर टैंकर खरीदा है। अब बात करते हैं इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से। एक अहम केस है 190 मिलियन पाउंड, उसमें एक अहम पेशरफ सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की अपीलें 29 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। इसके अलावा 26 नवंबर एहतजाज केस में लिवाखा की जानिब से वफाकी और सूबाई वज़रा मीडिया की अहम शख्सियात को बतौर गवाह तलब करने की दरख्वास्त की गई थी, जिनमें शाहज़ेब खानज़ादा अंसार अब्बासी को बुलाने की दरख्वास्त की गई थी। लेकिन सादे दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद इस दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अता तारड़, उज़मा बुखारी और दीगर अहम शख्सियात को, तकरीबन 21 लोग थे जिनको बतौर
अदालती गवाह तलब करने की दरख्वास्त की थी। अब उसका फैसला सुना दिया गया और ये दरख्वास्त रद्द कर दी गई है। इसके अलावा खबर है कि ईरान ने अमेरिका के साथ होने वाले हालिया अमन मुआहदे को अपनी बड़ी सफारती और फौजी फतह करार देते हुए इसे वाशिंगटन की शिकस्त का वाज़िया ऐलान करार दिया। तेहरान के मुताबिक वो अमेरिकी दबाव के सामने झुके बगैर बुनियादी मुतालबात मनवाने में कामयाब रहा है। तो इस बात से ट्रंप एक मरतबा फिर गुस्से में आ गए हैं और उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो फिर मुज़ाकरात ख़त्म। अगर ईरान की जानिब से मुतज़ाद दावे किए जाते रहेंगे और गलत बयानी की जाएगी तो फिर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ट्रंप की धमकियाँ अब भी जारी हैं। दूसरा अल जज़ीरा की रिपोर्ट ये है कि पाकिस्तान को इस तरह ही माहदे में बतौर सालिस अहम किरदार अदा करने पर आलमी सतह पर ज़बरदस्त सफारती पजीराई हासिल हो रही है और इस्लामाबाद को न सिर्फ खत्ते में अपने जियो पोलिटिकल असर रसूख को बढ़ाने का मौका मिलेगा बल्कि ईरान के साथ गैस पाइपलाइन जैसे रुके हुए मुआशी मनसूबों को दोबारा शुरू करने और मगरबी सरहदों पर सिक्योरिटी से काम हासिल करने में बड़ी मदद मिलेगी। यूरोप के अंदर बेइंतहा गर्मी है और इस वक्त तारीख की बदतरीन गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फ्रांस के दारुल पेरिस में दर्जा हरारत सऊदी अरब के मुकद्दस तरीन शहर मक्का मुकरमा से भी तजावज़ कर गया। तो आप अंदाज़ा लगाएं कितनी ज़्यादा गर्मी है। फ्रांस में इतनी गर्मी है कि बिजली के ग्रिड स्टेशन जो है वो बैठ गए हैं, दबाव बढ़ गया है, बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन है, लाखों सार्फिन शदीद गर्मी में अंधेरे में डूब गए हैं। तो लोगों ने समंदरों का तालाबों का रुख किया और पिछले 24 घंटे में 40 अफराद मुख्तलिफ वाक़यात में डूब कर हलाक हो गए जो गर्मी से बचने के लिए कहीं ना कहीं पानी का सहारा ढूंढ रहे थे। तो गर्मी सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होती, दुनिया में और भी जगह पे होती है। पिछले व्लॉग में मैंने रेलवे के हवाले से कुछ तजिया दिया था और एक ख़बर भी उसके अंदर शामिल थी, लेकिन चूँकि व्लॉग ज़्यादा लंबा हो गया था तो वो हिस्सा मैंने बचा के रख लिया। तो वो जो खबर रह गई थी वो इस व्लॉग में शामिल है। अब मेरा पाकिस्तान रेलवे की बात कर ले। बड़े दावे किए जा रही पाकिस्तान रेलवे जो है वो बड़ा माल कमा रही है, कामयाब हो गई है। वज़ीर रेलवे है हनीफ अब्बासी साहब, जब से वो आया तो बड़ी शानदार कारकर्दगी है। लोग ट्रेनों के टाइम को रो रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमने बड़ा पैसा कमा लिया। उसकी वजह ये कि ट्रेनें प्राइवेटाइज हो रही हैं। 5 ट्रेनें प्राइवेट मालिकों को प्यारी हो गई हैं, नीलामी हुई है। अवाम एक्सप्रेस 3560 मिलियन में गई है डबल एंटरप्राइजर को। मेरठ एक्सप्रेस 2772 में गई है लसानी कार्गो को। कराक्रम एक्सप्रेस 3901.5 मिलियन में प्राइम रेल को गई है। मियांवाली एक्सप्रेस 401 मिलियन में एस जमीलन कंपनी को गई है। नारोवाल पैसेंजर 147 मिलियन में जेड के बीबीटी जेवी को गई है। तो ये ट्रेनें प्राइवेटाइज हो गई मिलियंस ऑफ रुपीस। तो फिर ये जो रेलवे का महकमा है ये कद्दू लेने के लिए बना हुआ है। इतना पैसा हम रेलवे के महकमे में दे रहे हैं, ट्रेनें प्राइवेटाइज हो गई हैं। तो चाइना से ट्रेनें खरीदें, रेलवे के ऊपर चलाएं, ठेके पे दें, पूरा महकमा अगर बेच देते तो ज़्यादा अच्छा होता। क्योंकि जब महकमे के पास ट्रेनें नहीं होंगी तो ये महकमा करेगा क्या। तो अब ये जो ट्रेनें ली और बेची जा रही हैं, अब मुझे नहीं पता कि ये किन को दी जा रही हैं, कौन ले रहा है, ये मिली भगत है, बंदरबांट है, ये बड़ा ही ट्रांसपेरेंट काम है। वल्लाहु आलम। हनीफ अब्बासी साहब के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, शोहरत उनकी बुरी नहीं है, मगर बाकी के जो लोग उनको कामयाब वज़ीर बनाने चले हैं हो सकता है वो गड़बड़ करते हों। लेकिन ये तय है कि ख्वाजा साद रफ़ीक के दौर में रेलवे ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया और अब उसकी कारकर्दगी पे लोग अश कर रहे हैं कि वो ट्रेन टाइम पे नहीं आती। तो उसका इन्होंने जो तरीक़ेकार निकाला है कि प्राइवेटाइज कर दो। अब रेलवे की टिकट भी आप लेने जाए ना तो आपको अल्लाह माफ़ी ऐसे लगता है जैसे आप कोई लंदन का वीज़ा लेने जा रहे हैं, ये हाल हो गया। अगर ट्रेनें प्राइवेटाइज करनी थी तो जाफर एक्सप्रेस कर देते बलूचिस्तान में, वहाँ कोई नहीं लेगा। ये जो पिंडी पंजाब के अंदर ट्रेनें चलती है ना, फैसलाबाद की या लाहौर कराची की, ये ट्रेनें प्राइवेटाइज हो रही हैं, ये तो ऑलरेडी फ़ायदे में है। तो हनीफ अब्बासी साहब का दावा हो सकता है दोस्तों को रेलवे को वो प्रॉफिटेबल बना रहे हो, मगर फिर हमें बता दें कि इस महकमे का क्या करना है और ये जो खाली प्लाटों पे कब्जे कराए जा रहे हैं उनका बता दें कि किसके हुक्म से अलाट हो रहे हैं। रेलवे की जो ज़मीनें जो रेलवे की है ही नहीं, वहाँ पे लोगों को मालकाना हकूक मिल गए हैं, उनके भी प्लॉट अलाट किए जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि हनीफ अब्बासी इसमें इन्वॉल्व होंगे, मगर उनको ज़रा मंजी थले डांग फेरते रहना चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ें सामने ना आए। 2 लोगों की गिरफ्तारी की खबर है। एक तो रज़ी ताहिर है
जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर है, उनको गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बानी पीटीआई से साबिक आला शख्सियत की मुलाकात की, को मुतनाज़ा खबर चलाई थी, यानी झूठ बोले ऐसी। रज़ी ताहिर ने एक्चुअली बुरी जमानत कराई थी, ये कोर्ट गए तो वहाँ से NCCI ने इनकी ज़मानत मनसूख कराई और इनको गिरफ्तार कर लिया। अब इनका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। ये दरअसल प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं है, ये मुख्तलिफ जर्नलिस्ट के साथ रिसर्चर के तौर पर काम करते रहे और फिर ज़ाहिर तजर्बा हो गया और सीखते सीखते इन्होंने अपनी दुकान खोल ली। अब ये यूट्यूबर है और ये इमरान रियाज ग्रुप का अहम हिस्सा है और मेरा ख्याल है वजह गिरफ्तारी यही बनी है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में एक और शायर और ये भी खुद को साफ़ी होने का दावा करते अहमद फरहाद, उनके बारे में कुछ यूट्यूबर ने खबर दी कि उनको भी 16 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। उनके बारे में तो मेरी इतलात ये कि वो रावलाकोट गए थे और वहाँ जो धरने, वहाँ उन्होंने नज़में पढ़ने की कोशिश की तो वहाँ धरने वालों ने उनको भगा दिया था। तो पता नहीं रियासत ने इन्हें क्यों उठा लिया। वैसे इनकी गिरफ्तारी की कोई सरकारी ज़राए से तस्दीक नहीं हुई। तो अब तक के लिए इतनी आपसे मुलाकात होती, अगले व्लॉग में अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।